दोस्तों स्वागत है सभी का एग्जाम सिद्ध एमएस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा हाफ ईयरली हिंदी क्लास 10 का पेपर। यूपी बोर्ड का ये पेपर है, लेकिन बाकी स्टेट बोर्ड्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं हाफ ईयरली की। राजस्थान बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, बिहार बोर्ड, सभी स्टेट बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। बी कोड है इस पेपर का। यूपी बोर्ड का ये पेपर 70 नंबर का है। 3 घंटे 15 मिनट आपको सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे, तो इसको सॉल्व करके ज़रूर जाना। इसी के अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। इसी के आधार पर पेपर बनते हैं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। तो यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। निर्देश क्या है हिंदी कक्षा 10 के कि प्रारंभ में 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं। ये प्रश्न पत्र 2 खंडों आ और बा में विभाजित है। खंड आ में 20 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। खंड बा में 50 अंकों के वर्णात्मक प्रश्न हैं, जिन्हें कॉपी पर लिखना है। 20 अंक के जो बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उन्हें OMR शीट पर करना होता है। गोले हमें फिल करने होते हैं काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से। प्रत्येक प्रश्न के सामने इनके अंक निर्धारित हैं, मतलब जो प्रश्न जितने नंबर का है उसके सामने लिखा हुआ है। खंड आ बहुविकल्पीय के 20 प्रश्न देखते हैं। ये OMR पर जो करने हैं 4 विकल्प दिए होते हैं। इसमें लिखा है कि त्यागपत्र के लेखक का नाम है। पहले वाले प्रश्न का ए वाला ऑप्शन सही है, का वाला विकल्प मतलब जैनेंद्र। ए वाला गोला आप काला करेंगे OMR शीट पर या नीला करेंगे। उसने कहा था किस विधा की रचना है। उसने कहा था किस विधा की रचना है, मतलब ये उपन्यास है, कहानी है, यात्रा व्रत है या आलोचना है। तो ये एक कहानी है। उसने कहा था, बी वाला यानी खा वाला विकल्प सही है। ABCD हिसाब से आप देखेंगे OMR शीट पर यहाँ का, खा, गा और घा दिया है। OMR शीट पर 1 2 3 4 करके भी विकल्प दिए हो सकते हैं। उसी हिसाब से आप अपना चयन करके लिखेंगे। रामचंद्र शुक्ल की कहानी है, तो 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल की कहानी है। अगला प्रश्न है किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त है। राष्ट्र कवि किस कवि को कहा जाता है, तो मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि का सम्मान प्राप्त है। गा वाला ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रश्न संख्या 5, श्याम नारायण पांडे किस रस के कवि हैं। तो श्याम नारायण पांडे करुण रस के कवि नहीं हैं, हास्य रस के भी नहीं हैं, वात्सल्य रस के भी नहीं हैं, ये वीर रस के कवि हैं। बी वाला ऑप्शन सही है। उपन्यास सम्राट किसे माना जाता है। जयशंकर प्रसाद को, जैनेंद्र कुमार को, श्याम सुंदर दास को या प्रेमचंद को। तो प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट की उपाधि प्राप्त है। उन्हें उपन्यास का सम्राट कहा जाता है क्योंकि इन्होंने कई बहुत ही बड़े बड़े प्रसिद्ध उपन्यास लिखे हैं। गोदान, निर्मला, सेवा सदन इत्यादि। आकाशदीप की रचना विधा क्या है, यानी आकाशदीप क्या है। तो आकाशदीप जयशंकर प्रसाद की एक कहानी है। ये पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है हमारे पास भक्ति काल की रचना है। अगला प्रश्न है भक्ति काल की रचना है। तो भक्ति काल की रचना है विनय पत्रिका, जो कि तुलसीदास द्वारा रचित रचना है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द कौन सा है। तो यहाँ पर ब्याह एक तद्भव शब्द है। कुंजर, उत्साह और स्नेह ये तत्सम शब्द हैं। अगला प्रश्न है हमारे पास कि सिर का तत्सम क्या है। तो सिर का तत्सम रूप शीर्ष है। बी वाला ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि महत शब्द में त्व प्रत्यय लगाकर कौन सा शब्द बनता है। तो महत्व बनता है। महत प्लस त्व प्रत्यय लगा देंगे तो ये महत्व बन जाएगा। महत्त्व नहीं बनेगा, महत्व नहीं बनेगा, महत्ता भी नहीं बनेगा, ये महत्व बनेगा। मधुना में विभक्ति और वचन क्या है। तो इसमें तृतीय विभक्ति एक वचन है। मधुना में तृतीय विभक्ति एक वचन है। मति का द्वितीय बहुवचन का रूप है, तो ये मति है। इसके बाद बस्ती जिले के अगोना गांव में किस लेखक का जन्म हुआ या किस लेखक का संबंध बस्ती जिले जो कि उत्तर प्रदेश में कि अगोना गांव से। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का संबंध बस्ती के अगोना गांव से है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर
टिक करना है, पहचान कर गोला काला करना है। कौन सा कथन है सही, कौन सा कथन है बाकी तो गलत है। देखो, रामचंद्र शुक्ल एक महान कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं, गलत है, वो लेखक हैं। जैनेन्द्र मूलतः डायरी लेखक हैं, ये भी गलत है। स्कंदगुप्त धर्मवीर भारती की रचना, ये भी गलत है। सही है, संस्कृति के 4 अध्याय के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। रासो ग्रंथों की भाषा क्या है? जैसे पृथ्वीराज रासो, खुमार रासो, बीसल देव रासो, इन सब की भाषा ब्रज भाषा है। ये सारी रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी गई हैं। अवधि नहीं है, खड़ी बोली भी नहीं है और डिंगल भी नहीं है। बिहारी की काव्य शैली क्या है? तो बिहारी की काव्य शैली मुक्तक है। मुक्तक काव्य शैली के कवि थे बिहारी। पीपर पात सरिस मंडोला पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो पीपर पात सरिस मंडोला यानी कि पीपल के पत्ते के भांति मंडोला, तो यहाँ पर पीपल के पत्ते के भांति उपमा दी गई है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। ये गा वाला ऑप्शन, सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। करुण रस का स्थायी भाव शोक। दोहा छंद का विपरीत छंद होता है सोरठा। यहाँ पर ये 2 विकल्प सही होंगे। अब 50 नंबर के लिखने वाले प्रश्न आ जाते हैं, वर्णात्मक प्रश्न। ये 20 प्रश्न 20 नंबर के हैं जो कि हमें OMR पर करना थे। इसके बाद वर्णात्मक प्रश्न, इसमें एक गद्यांश दिया होगा जिस पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो ये आज विज्ञान मनुष्यों के हाथ में एक अद्भुत एवं अतुल शक्ति दे रहा है। ये वाला पैराग्राफ, ये वाला गद्यांश दिया है और ये गद्यांश यहाँ तक दिया हुआ है। इसके बाद यहाँ पर 3 प्रश्न हैं। प्रश्न में सबसे पहले आपको संदर्भ लिखने को कहा गया है कि पाठ के लेखक और पाठ के लेखक का नाम और पाठ का नाम। रेखांकित अंश की व्याख्या, मतलब जिसके नीचे लाइन बनी हुई है, जो अंडरलाइन है, जहाँ तक लाइन खींची हुई है, उस पार्ट की गद्यांश की आपको व्याख्या लिखनी है बच्चों। आप इतने अंश की व्याख्या करेंगे जो कि अंडरलाइन पोर्शन है यहाँ तक। इसके बाद विज्ञान का उपयोग किस प्रकार हो रहा है? तो 2-3 बार आप पढ़ोगे, इसी पैराग्राफ से इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। अब ये वाला गद्यांश अच्छा नहीं समझ में आ रहा है तो ये दूसरा वाला गद्यांश आप कर सकते हैं। इसको ध्यान से 2-3 बार पढ़ें। इसको गद्यांश का संदर्भ लिखें कि पाठ का नाम, लेखक का नाम क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या। जो रेखांकित अंश की व्याख्या, तो यहाँ पर पूरा ही पैराग्राफ रेखांकित है। कुसंग के ज्वर को भयानक क्यों कहा गया है? तो इसी गद्यांश से आपको इसका उत्तर मिल जाएगा बच्चों। इसके बाद यही काम आपको कविता के अंश यानी पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देना है। 3 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। यहाँ पर चरण कमल बंदो हरिराई वाला यहाँ पर 4 लाइनें दी हैं। गद्यांश पद्यांश का संदर्भ लिखना है, यानी कि कविता कौन सी है और इसके कवि कौन है। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। ये जो एक लाइन के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, इसकी व्याख्या करनी है कि इस लाइन का मतलब क्या है, इसकी व्याख्या क्या है। और बार बार बंदो तिह पाई में कौन सा अलंकार है। ठीक है, ये आप कर सकते हैं। अगर ये नहीं आता तो आप ये दूसरा वाला कोई एक करना है, दोनों नहीं करना है, कोई एक ही करना है। सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबलि पर हो निर्भर। त्याग बिना निष्प्राण प्रेम है, करो प्रेम पर प्राण निछावर। देश प्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, असम अमल असीम त्याग से विलसित। आत्मा के विकास से जिसमें मनुष्यता होती है विकसित। ठीक है, तो इससे सच्चे प्रेम की परिभाषा पूछ ली गई है। रेखांकित अंश की व्याख्या, कैसा प्रेम निष्प्राण होता है, तो इसमें संदर्भ नहीं पूछा गया है। तो यहाँ पर इसी पैराग्राफ से, इसी कविता के अंश से, इसी पद्यांश से आप इन तीनों उत्तरों को ढूंढ कर लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत बनाकर इधर उधर करके भी लिख सकते हैं। 6 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे बच्चों। इसके बाद किसी एक लेखक का जीवन परिचय और उसकी 2 रचनाओं के नाम। ये 3 और 2 यानी 2 रचनाओं के 2 नंबर, जीवन परिचय के 3 नंबर। जयशंकर प्रसाद का लिख सकते हैं, राजेंद्र प्रसाद का, रामचंद्र शुक्ल, किन्हीं एक लेखक का आपको लिखना है, किसी एक लेखक का लिखना है। यही काम आपको कवियों में करना है। एक कवि का जीवन परिचय, जैसे सूरदास, सुमित्रानंदन पंत और गोस्वामी तुलसीदास, किसी एक का आप जीवन परिचय लिखेंगे। उनकी 2 प्रमुख कृतियों के नाम लिखेंगे। ठीक है, पल्लव वीणा सूरदास की, या सूरसागर, सूरावली। गोस्वामी तुलसीदास की बहुत सी रचनाएं, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, ठीक है, रामलला, नाचू, तमाम सारी रचनाएं हैं। किन्हीं 2 रचनाओं के नाम आप लिखेंगे। इसके बाद संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना है। मानव जीवनस संस्करण संस्कृति, तो पाठ का नाम यहाँ पर लिखना है।
संदर्भ में कि कौन से पाठ से ये गद्यांश लिया गया है। इसके बाद आपको इसका हिंदी में अनुवाद बस करना है, व्याख्या नहीं करना है, अनुवाद करना है बच्चों। इसका आप ये जो यहाँ से ये पैराग्राफ दिया है इसका हिंदी में अनुवाद करना है कि इन संस्कृत पंक्तियों का हिंदी में क्या अर्थ है। 2 दिए हैं, किसी एक का करना है। जैसे यहाँ पर दिया है वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी, वाराणसी एक विख्यात प्राचीन नगर है। इति विमल सलिल तरंग्या घड़या कूले स्थिता, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, ये अच्छे से आप इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। संस्कृत कठिन होती है बच्चों, इसलिए यहाँ पर मैं आपको पूरा अनुवाद नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मुझे नहीं समझ आता है। आप इसको करके जाएंगे। ये प्रश्न 4 नंबर का था, 5 नंबर का था, 2 नंबर का संदर्भ, 3 नंबर का अनुवाद। यही काम आपको श्लोक में करना है। किसी एक श्लोक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया वाला श्लोक का, या फिर इस बंधन वरण वापि जयो वापि पराजया, किसी एक श्लोक का संदर्भ कि कौन से चैप्टर से लिया गया है, कौन सी आपकी पाठ्य पुस्तक है, और हिंदी में अनुवाद करना है 2 लाइनों का। इसके बाद अपनी पाठ्य पुस्तक से कोई एक श्लोक याद किया हुआ लिखना है जो कि इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। जो ऊपर 2 श्लोक दिए हैं यही नहीं छाप देना है आपको कि यही उठा के छाप दिया आपने, ऐसा नहीं है। आपको अपना याद किया हुआ कोई लिखना है श्लोक। इसके बाद किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर देना है। वाराणसी नगरी कस्य कूले स्थिता, तो ये देखो इसी पैराग्राफ में आपको यहाँ मिल जाएगा, ठीक है। वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी, यहाँ से आप यहाँ तक कहाँ स्थित है यहाँ पर बताया गया है। इसके बाद वाराणसी कस्य भाषया केंद्रम अस्ति, वाराणसी संस्कृत भाषा का केंद्र था। वीर केन पूज्यते, वीर वीरेण पूज्यते, ये आपको पता होगा। आपके सिलेबस में अच्छे से संस्कृत पढ़ के जाना है, संस्कृत में कम पढ़ के भी अच्छे नंबर आप प्राप्त कर सकते हैं। थोड़ा ही काम है, श्लोक का अनुवाद याद कर लो, 2-3 चैप्टर इंपॉर्टेंट उनका अनुवाद याद करके जाना। कौन से चैप्टर से ये देख लेना। स्वपठित खंड काव्य के प्रथम सर्ग का आशय स्पष्ट करो, अथवा स्वपठित खंड काव्य के नायक का चारित्रिक विशेषता यानी चरित्र चित्रण करना, 3 नंबर का। इसके बाद बच्चों 9 नंबर का हम जानते हैं कि एक निबंध आता है। यहाँ पर आपको देखना है कि 9 नंबर का एक निबंध आता है। स्वच्छ भारत अभियान पर आप ये 9 नंबर का निबंध लिख सकते हैं। 4 से 5 पेज आपको 10th में लिखना ही लिखना है निबंध। हेडिंग बीच बीच में डालना, अच्छे से बीच बीच में कुछ आप कोटेशन दे सकते हैं, कुछ पंक्तियाँ कविताओं की लिख सकते हैं, मोटिवेशनल यहाँ पर कुछ कोट लिख सकते हैं। जनसंख्या विस्फोट के कारण और निवारण, पर्यावरण और स्वास्थ्य, पढ़ें बेटियां बढ़े बेटियां। तो ये किसी एक टॉपिक पर आपको 4 से 5 पेज का निबंध लिखना आना चाहिए। ये 9 नंबर का प्रश्न है, आपको पूरे 9 नंबर मिलेंगे अगर आप अच्छे से लिखोगे। तो ये पूरा पेपर था। इस पूरे पेपर का PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उम्मीद सारे प्रश्न समझ में आ गए होंगे कि कैसे यहाँ पर सॉल्व करना है। ये हाफ ईयरली का पेपर है, प्री बोर्ड और बोर्ड में भी आपकी हेल्प करेगा। इसी तरह का पेपर आता है। बाकी 9, 10, 11, 12 सभी के अर्धवार्षिक, प्री बोर्ड, बोर्ड और वार्षिक पेपर यहाँ पर आते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूर और दोस्तों को भी शेयर करना जिन्हें यहाँ पर इम्पॉर्टेंट मॉडल पेपर चाहिए। ये मॉडल पेपर 100% आएगा ऐसा नहीं है, इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करो। इसी के आधार पर पेपर आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। तो ये इम्पॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है, इन्हें सॉल्व करके ज़रूर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। कोई भी आपका कमेंट हो ज़रूर बताना। ये वीडियो आप कौन से शहर, कौन से गाँव से देख रहे थे, कमेंट में ज़रूर लिखना। दोस्तों आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2023-24 का बिल्कुल लेटेस्ट मॉडल पेपर। बी कोड का ये पेपर है, क्लास 10th इंग्लिश का। यूपी बोर्ड का ये पेपर है, लेकिन बाकी सभी स्टेट बोर्ड्स जैसे MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, हरियाणा बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, सभी स्टेट बोर्ड्स के लिए, उत्तराखंड बोर्ड, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। आप ये वीडियो कौन से शहर, कौन से गांव से देख रहे हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अपने शहर, गांव का नाम ज़रूर लिखना। चलो शुरू करते हैं। ये हम पेपर देखते हैं आज के इस वीडियो में। 70 नंबर का पेपर होता है यूपी बोर्ड में। 30 नंबर का प्रैक्टिकल फाइल बनती है, प्रोजेक्ट वर्क भी बच्चे उसको कहते हैं।
3 घंटे 15 मिनट में 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं, पेपर को पढ़ने के लिए दिए गए हैं। दिस पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। 2 सेक्शंस हैं इस पेपर के, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में क्या है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। कैंडिडेट्स हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट द आंसर इन द आंसर स्क्रिप्ट। मतलब OMR शीट में आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आंसर भरने हैं। और सेक्शन बी कंटेंस डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी कि सेक्शन बी के प्रश्नों के उत्तर कॉपी पर लिखने हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी और मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच क्वेश्चन। जितने नंबर का प्रश्न है वो उसके सामने लिखा हुआ है। तो सेक्शन ए में देखो बच्चों 20 नंबर के यहाँ पर प्रश्न पूछे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 3 आपको ये पैसेज रीड करना है, पैसेज पढ़ना है ध्यान से, और इसके नीचे लिखे 3 प्रश्नों के आंसर आपको मिल जाएंगे। प्रश्न नंबर 1, 2, 3 अच्छे से देख लो, ये आपके चैप्टर का ही पैसेज होगा है, जहां से इसी पैराग्राफ से नीचे 3 प्रश्न आपको हल करने हैं। मिल जाएगा आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 से 8 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, बिटन भरा जाएगा, बाइट भरा जाएगा, बाइटिंग या बिट भरा जाएगा, आप ये देख लें। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लो, यहाँ पर जल्दी से हम पेपर देख लेते हैं और सॉल्यूशन इसका जल्दी हम लाने वाले हैं, क्योंकि पेपर की डिमांड बच्चे बहुत कर रहे हैं कि जल्दी भैया पेपर डालो, सारे पेपर आप डाल दो मॉडल पेपर, जिससे हम अपनी तैयारी अच्छी कर सकें। तो क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, 7, 8 इस तरह के प्रश्न आए हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स हो, चाहे वो कोई विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, सही स्पेलिंग पूछी गई हो, रीअरेंजमेंट पूछा गया हो, समवन कॉल ए पोलिसमैन, या मतलब क्या भरना है, द पोलिसमैन, नो आर्टिकल या एन या ए क्या भरा जाएगा। ये ग्रामर के बेसिक क्वेश्चन है, ये आपको लगाने हैं। क्वेश्चन नंबर 9, 10 देखो, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द क्वेश्चन दैट गिवन बिलो। इस एक्सट्रैक्ट को पढ़ना है और क्वेश्चन नंबर 9, 10 का आंसर करना है बच्चों। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 से 13 बेस्ड ऑन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोज लेसन, ये प्रोज के 3 प्रश्न पूछ लिए गए हैं। ठीक है, प्रोज के लेंचो वाला चैप्टर हो, चाहे आपका यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है ये आपके चैप्टर से पूछे गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 और 15 देखो, रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट एंड आंसर द गिवन। ये पोएट्री का एक पार्ट दे दिया गया है बच्चों, कविता का एक पार्ट दे दिया गया है पोएट्री का, और इसके नीचे आपको जो प्रश्न दिए जाएंगे क्वेश्चन नंबर 14 एंड 15 इसके आंसर करने हैं। चलो देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं। तो ये रहे क्वेश्चन हमारे, क्वेश्चन नंबर 14 और 15। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखो, 16 से लेकर 20 तक, मतलब 16 से लेकर 20 तक के जो प्रश्न हैं, बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेसन इन द बुक फुटप्रिंट विदाउट फीट। इस चैप्टर से जो 4 क्वेश्चन पूछ लिए गए, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सही विकल्प चुनकर अपनी OMR शीट में भरना है। तो ये 4 प्रश्न आपके चैप्टर फुटप्रिंट विदाउट फीट से आए हैं। अब सेक्शन बी देख लो बच्चों, ये पेपर का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है बच्चों, वहाँ पर ज्वाइन कर लो। वहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स के PDF आपको लगातार मिलते रहते हैं, हाफ ईयरली, ईयरली, प्री बोर्ड, बोर्ड सभी के। सेक्शन बी देखो, 50 नंबर का सेक्शन बी लिखने वाले प्रश्न है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फ्लो। तो इस पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और 3 प्रश्न यहाँ पर दिख रहे हैं, 4 प्रश्न, इनके उत्तर इसी से ढूंढ कर आपको लिखने हैं या समझ के लिखने हैं। 2-3 बार पैसेज पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। 2 और ये 6 नंबर का पूरा ये प्रश्न है। मतलब 50 नंबर के सेक्शन बी में प्रश्न है जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप है, कॉपी पर आपको सॉल्व करना है। तो 6 नंबर का ये क्वेश्चन नंबर 21 है। Write an application to the principal of your college informing him about sickness and requesting him to grant you leave for 2 days। 2 दिन आपकी बीमारी की छुट्टी के लिए अपने स्कूल को एक एप्लीकेशन लिखना है, प्रार्थना पत्र लिखना है, अपना नाम मत लिखना, रोल नंबर मत लिखना, एड्रेस मत लिखना। 4 नंबर का ये एप्लीकेशन है सिक लीव का, यानी बीमारी की छुट्टी या बुखार की छुट्टी के लिए जो आप एप्लीकेशन लिखते हो वो आपको लिखना है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये एप्लीकेशन अगर नहीं आता है तो एक लेटर भी लिख सकते हो बच्चों। फ्रेंड को इनवाइट करना है आपके भाई की शादी में। डू नॉट कॉपी योर नेम एंड एड्रेस। अपने भाई की शादी में मान लेते हैं कि आपको अपने दोस्त को बुलाना है, इनवाइट करना है, तो उसके लिए आप एक लेटर लिख सकते हैं। अगर आपको सिक लीव, बीमारी की छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखना नहीं आता तो आप ये लेटर भी लिख सकते हो। ये भी 4 नंबर का है। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स। योर बेस्ट फ्रेंड और द इम्पॉर्टेंस ऑफ गेम्स इन आवर लाइफ। तो इस पर आपको एक आर्टिकल लिखना है, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है,
चेंज इनटू पैसिव वॉइस, यू राइट ए लेटर, आई गिव यू ए पेन, द पुलिसमैन कॉट द थीफ। 3 ये पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है 6 नंबर के। अब ये एक ट्रांसलेट करना है इसको। जून का महीना था, इट वॉज जून, ठीक है, गर्मी अपने चरम पर थी, द समर वॉज ऑन इट्स पीक। तो इस तरह से आपको ये 3-4 सेंटेंस दिए हैं, इनको कन्वर्ट करना है इंग्लिश में, ट्रांसलेट करना है बच्चों। तो ये 4 नंबर की आपको एक छोटी सी स्टोरी दी गई है ट्रांसलेशन के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए। तो ये करना है आपको 26। अब एक काम आपको देता हूं कि ये 3-4 सेंटेंस है, इनको आप कमेंट बॉक्स में ट्रांसलेट करके दिखाओ कि इसका ट्रांसलेशन कैसे बनेगा, कैसे आप इस पूरे पैसेज को, इस पूरे पैराग्राफ को ट्रांसलेट करोगे इंग्लिश में। कमेंट बॉक्स में अपनी ट्रांसलेशन ज़रूर बताना, ट्रांसलेट कैसे किया, कैसे अनुवाद करेंगे, इसका कमेंट में लिखो। क्वेश्चन नंबर 26 है 26, आंसर 2 ऑफ द फॉलोइंग इन 30-40 वर्ड। 30-40 शब्दों में 2 प्रश्नों के उत्तर देना। ये चैप्टर के प्रश्न हैं। कौन कौन से? हाउ मच मनी डिड लेंचो नीड, हाउ मच मनी डिड ही गेट, लेंचो को कितने पैसों की ज़रूरत थी और उसको कितने पैसे प्राप्त हुए। व्हाट डिड नेल्सन मंडेला प्रॉमिस टू हिज नेशन, नेल्सन मंडेला ने अपने देश को क्या प्रॉमिस किया था, क्या वादा किया था। व्हाट डज द एने फ्रैंक टेल अबाउट हर फैमिली इन द डायरी, एने फ्रैंक ने अपनी डायरी में अपने परिवार के बारे में क्या बताया। तो ये 3-3 नंबर के 2 प्रश्न हल करने हैं, दिए 3 हैं, करने 2 हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखो, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, ड्रॉ द कैरेक्टर स्केच ऑफ एने फ्रैंक। एने फ्रैंक जो छोटी बच्ची थी 15-16 साल की, उसका जो आपके में चैप्टर है उसका आपको कैरेक्टर स्केच करना है, चरित्र चित्रण बताना है। हु डज लेंचो हैव complete faith in, which sentences in the story tell you this, ठीक है। Who does Lencho have complete faith in, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। Write 4 lines of any poem prescribed in your syllabus, अपने सिलेबस में किसी भी कविता की 4 लाइनें लिख दो। इस प्रश्न पत्र में, इस पेपर में जो 4 लाइनें पीछे दी हैं उनको कॉपी मत मार देना, ये यहाँ पर बताया गया है। डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन क्वेश्चन पेपर। और नहीं आता है तो डिस्क्राइब द टाइगर इन द केज। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग, 3 नंबर का सेंट्रल आइडिया किसी एक पोएम का लिखना है, द टाइगर इन द जू या फिर फायर एंड आइस। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30-40 वर्ड्स, किसी एक प्रश्न का 30-40 शब्दों में उत्तर देना है। वाई इज मिस्टर पम्फ्री वरीड अबाउट ट्रिकी, और व्हाट काइंड ऑफ थीफ हरी सिंह वॉज, हरी सिंह किस प्रकार का चोर था। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स, किसी एक प्रश्न का उत्तर 60 शब्दों में, 4 नंबर का है। हाउ डज मिसेस पम्फ्री, ये क्या लिखा हुआ है, पम्फ्री स्पॉइल्ड ट्रिकी बाय पैम्परिंग हिम टू मच, ठीक है। ये जो मिसेस पम्फ्री हैं, इन्होंने किस तरह से ट्रिकी को बहुत ज़्यादा परेशान किया था, बाधा पहुंचाई थी। ये आपने चैप्टर पढ़ा होगा, आप अच्छे से जानते हो। इसका सॉल्यूशन हम लाने वाले हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसका पूरा सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा बच्चों। बेल नोटिफिकेशन भी दबा देना, घंटे का जो आइकन है उसको दबा देना ताकि आप नोटिफिकेशन ना मिस करो। व्हाई डिड ग्रिफिन एंटर लंदन स्टोर, ठीक है, लंदन स्टोर, व्हाट डिड ही डू देयर, लंदन के स्टोर में ग्रिफिन क्यों गया था और वहाँ पर उसने क्या किया। तो ये पूरा पेपर है, इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, सॉल्यूशन जल्दी लाएंगे। बाकी पेपर हमने दिखा दिया है आपको। इस तरह से 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे, मतलब 20 MCQ आएंगे जो कि आपको OMR शीट पर सॉल्व करने हैं, और बाकी प्रश्न जो होंगे वो आपके डिस्क्रिप्टिव टाइप के होंगे, उनको आपको कॉपी पर लिखना होगा। एक्सट्रैक्ट पढ़ो, क्वेश्चन सॉल्व करो, इस तरह से आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। 20 बहुविकल्पी, 20 MCQ मिलेंगे और बाकी प्रश्न आपको लिखने वाले मिलेंगे। एक एप्लीकेशन, एक स्टोरी, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस में भी कन्वर्ट करना है। 6 नंबर का पैसिव वॉइस मिल जाता है आपको। इसके बाद प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री के प्रश्न भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। लेंचो वाला चैप्टर हो गया, ग्रिफिन वाला चैप्टर हो गया, इसके बाद सेंट्रल आइडिया आपको एक देखने को मिलेगा। एक कविता का 4 लाइनें भी आप पोएम की लिख सकते हो अगर आपको आती हैं, बस कॉपी नहीं करना है। 3 नंबर का ये आएगा। सेम प्री बोर्ड में भी बच्चों आता है पेपर, सेम प्री बोर्ड का आता है, तो अभी से तैयारी करना स्टार्ट कर दो। प्री बोर्ड में भी इसी पैटर्न पर पेपर बनता है, यूपी बोर्ड में। बाकी स्टेट बोर्ड का भी सेम लगभग मिलता जुलता पैटर्न होता है। तो
इसी से तैयारी करो अच्छे से। और मॉडल पेपर आएंगे इंग्लिश क्लास 10 के, इंग्लिश क्लास 10 के, इंग्लिश क्लास 10 के और भी पेपर आते रहेंगे, तो उनको सॉल्व करेंगे, साथ में सॉल्व करेंगे। यहाँ पर पेपर अभी देख लेते हैं। लेटर एक पूछा गया था, एप्लीकेशन आप सिक लीव का भी लिख सकते थे, या तो लेटर या फिर सिक लीव का एप्लीकेशन। यहाँ पर ये ऐसे है दिखाई पड़ता है जो 80 से 100 शब्दों में है। योर बेस्ट फ्रेंड या इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स इन आवर लाइफ, खेलों का हमारे जीवन में महत्व, या फिर अपने प्रिय मित्र पर आप एक निबंध लिख सकते थे। 6 नंबर का एक निबंध भी है, क्योंकि यहाँ पर आर्टिकल तो दिया नहीं है, तो राइट एनी वन ऐसे होगा ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 to 100 वर्ड्स, 80 से 100 शब्दों में। तो ये पूरा पेपर था। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगा वीडियो, आपने पूरा पेपर पैटर्न समझ लिया होगा और आप इस तरह से अच्छे से सॉल्व करोगे। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी पेपर भी आते रहते हैं, मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर, प्री बोर्ड, बोर्ड इंपॉर्टेंट टिप्स, ट्रिक्स, ट्यूटोरियल्स, एजुकेशनल न्यूज़, यूपी बोर्ड की सारी न्यूज़, बाकी सभी बोर्ड की न्यूज़ यहाँ पर लगातार आपको मिलती रहेंगी। सो गुड लक फॉर योर एग्जाम्स बच्चों। थैंक यू एंड बाय बाय। स्वागत है सभी का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर। हाफ ईयरली पेपर क्लास 10th साइंस, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, कोई भी बोर्ड हो, क्लास 10th साइंस का ये पेपर आज सॉल्व करेंगे हाफ ईयरली एग्जाम के लिए। इसको मॉडल पेपर की तरह सॉल्व कर लेना बच्चों। इससे क्या होगा कि आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। बी कोड इसका है 3 घंटे 15 मिनट, 70 नंबर का पेपर। कभी कभी कोड मिल जाता है तो हो सकता है कि पूरा पेपर या ज़्यादातर जो प्रश्न इसमें पूछे गए हैं ना बच्चों, वो आपके पेपर में आ जाए। लेकिन ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगर इनको सॉल्व करके जाओगे आप अपने एग्जाम में तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसी के अकॉर्डिंग बच्चों आपको अपनी तैयारी करना चाहिए। इसी के अकॉर्डिंग आपको पेपर देखने को मिलेगा हाफ ईयरली एग्ज़ाम 2023-24 में। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर सामान्य निर्देश पढ़ लेते हैं कि पेपर करने से पहले आपको समझ लेना है कि देखिए 15 मिनट आपको यहाँ पर पेपर पढ़ने के लिए दिए जाएंगे। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों आ और बा में विभाजित है, यानी कि 2 सेक्शन आ और बा, ए बी भी हम इसको समझ सकते हैं। देखिए खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न है बच्चों, जो कि आपको OMR शीट दी जाएगी। उसमें आपको ABCD या 1 2 3 4 करके गोला, काला या नीला पेन से आपको भरना होता है सही ऑप्शन चुन के। तो 20 नंबर के ये बहुविकल्पी प्रश्न हैं जिनमें 4 विकल्प दिए होंगे बच्चों। नेक्स्ट है हमारे पास खंड बा में 50 अंकों के वर्णात्मक प्रश्न है, यानी कि ये लिखने वाले प्रश्न होंगे और इनको आपको कॉपी पर लिख के सॉल्व करना पड़ेगा। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित हैं, मतलब जो प्रश्न जितने नंबर का है वो उसके सामने लिखा हुआ है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी क्लास के भी आपको यहाँ पर सारे मॉडल पेपर, हाफ ईयरली, ईयरली, प्री बोर्ड, बोर्ड सभी कुछ मिलता रहेगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आप ये वीडियो कौन से शहर या कौन से गांव से देख रहे हो बच्चों, अपने शहर या गांव का नाम कमेंट में ज़रूर लिखना। तो खंड आ यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न, यूपी बोर्ड का ये पेपर है, सभी स्टेट बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी बोर्ड पेपर में जो पैटर्न होता है उसी तरह की बाकी स्टेट बोर्ड्स में भी होता है, लगभग सेम ही होता है। तो 20 नंबर के यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहला बहुविकल्पीय प्रश्न देखो क्या है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर आपको अपनी कॉपी में लिखना है, OMR शीट पर भरना है। ठीक है, तो बच्चों पहला प्रश्न यहाँ पर है, देखो ध्यान से, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है A अनंत, B +1 होती है, या -1 या -1/2। तो यहाँ पर A वाला ऑप्शन सही है। जो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है। A वाला ऑप्शन सही है। आप अपने OMR शीट पर A वाला गोला फिल करेंगे। अगला है, मानव नेत्र में कैसा लेंस होता है, अवतल लेंस, उत्तल लेंस, समतल उत्तल या सभी असत्य। तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। अगला प्रश्न है हमारे पास, फोकस दूरी F तथा वक्रता त्रिज्या R में क्या संबंध है। तो फोकस दूरी जो होती है वो बच्चों वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। R बराबर 2F होता है, या इसी को हम लिख सकते हैं F बराबर R/2, मतलब फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। तो यहाँ पर ये बी वाला ऑप्शन सही है। ये वाला ऑप्शन भी गलत है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, सही विकल्प ये वाला होगा।
देखिए नेक्स्ट प्रश्न है, अनंत पर रखी वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अनंत पर रखी वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो ये बनता है फोकस बिंदु पर। कहाँ बनता है, फोकस बिंदु पर बनता है। अगर कोई वस्तु उत्तल लेंस के सामने अनंत पर रखी जाएगी तो उसका प्रतिबिंब फोकस बिंदु पर बनेगा। ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शन गलत है, ध्रुव पर भी नहीं, अनंत पर भी नहीं, वक्रता त्रिज्या पर भी नहीं। पेपर में आगे चलते हैं, देखते हैं कौन से प्रश्न पूछे गए हैं क्लास 10th साइंस के हाफ ईयरली मॉडल पेपर में। बड़ा आसान प्रश्न पूछा गया है बच्चों, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो कमेंट में जरूर लिखना स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। आपको ये बताना है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, कमेंट में लिखना जल्दी से। नेक्स्ट है हमारे पास, एक उत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो हम जानते हैं, अभी पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, फोकस दूरी बराबर वक्रता त्रिज्या बटे 2। तो यहाँ पर 40 बटे 2 हम करेंगे, क्योंकि वक्रता त्रिज्या कितनी है, 40 है, तो ये कितना आ जाएगा 20 प्लस के 20, क्योंकि उत्तल लेंस है। तो यहाँ पर उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी, प्लस 20, यानी ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, बी वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, प्रिज्म से श्वेत प्रकाश गुजारने पर शीर्ष की ओर कौन सा रंग प्राप्त होता है। तो शीर्ष की ओर लाल रंग आपको मिलता है और सबसे लास्ट में आपको बैंगनी रंग मिलेगा। विबग्योर करके आप इसको समझ सकते हैं, विबग्योर वाला जो पैटर्न आता है, सबसे ऊपर रेड, नीचे सबसे बैंगनी कलर आएगा, बाकी येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो और ऑरेंज बीच में रहते हैं। तो यहाँ पर सबसे शीर्ष की ओर, शीर्ष का मतलब ऊपर की ओर, प्रिज्म देखिए यहाँ पर ये प्रिज्म है, श्वेत प्रकाश गुजारेंगे, 7 किरणें बटेंगी, तो सबसे ऊपर लाल होगा, सबसे नीचे बैंगनी होगा। ये बच्चों ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर ये पहला वाला सही है। अब उपखंड खा केमिस्ट्री के प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, ये कलई चूना है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना है और ये कैल्शियम सल्फेट है। और जो संगमरमर होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, CaCO3। अगला प्रश्न है हमारे पास, धावन सोडा की प्रकृति होती है, तो कैसी होती है, क्षारीय होती है, क्योंकि धावन सोडा एक क्षारीय पदार्थ है, तो इसकी प्रकृति क्षारीय होगी। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है। तो चिप्स की थैली में नाइट्रोजन N2 गैस भरी जाती है, ध्यान रखना N2 गैस, डी वाला ऑप्शन सही है, N2 गैस। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान जल्दी से कमेंट में बताओ, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है, सी वाला यहाँ पर ऑप्शन सही है। इसके बाद जर्मन सिल्वर में क्या नहीं होता है। तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही एब्सेंट होता है, बाकी जिंक, निकल और कॉपर की ये एक मिश्र धातु होती है जिसे जर्मन सिल्वर कहते हैं। लेकिन याद रखना, जर्मन सिल्वर में सिल्वर ही नहीं होता। सिल्वर किसका प्रतीक है, सिल्वर का प्रतीक क्या है, Ag है। ये किसका है, जिंक धातु है। ये निकल धातु का प्रतीक है, जो 118 तत्व होते हैं हमारे आवर्त सारणी में, ये सभी तत्व हैं। कॉपर का प्रतीक Cu है। तो जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता। अगला प्रश्न है हमारे पास, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस लेड नाइट्रेट यहाँ पर होगा, क्योंकि Pb पर बच्चों 2 धनावेश होता है, NO3 पर 1 ऋणावेश होता है। तो 2 धनावेश को यहाँ पर न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 NO3 रखे जाएंगे, तो यहाँ पर ये लेड नाइट्रेट बन जाएगा। अब जीव विज्ञान बायो के प्रश्न, निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है। कौन सा भाग फल में बदलता है, ये बदलता है अंडाशय। अंडाशय फल में बदल जाता है। पराग नलिका में नर युग्मकों की संख्या कितनी होती है। तो पुष्प में निषेचन के बाद जो पराग नली होती है उसमें युग्मक कितने होते हैं, नर युग्मक, उसमें 2 नर युग्मक होते हैं। मानव में भ्रूण को पोषण किससे मिलता है। तो मानव में भ्रूण को पोषण जो माता और शिशु, माता और बच्चे के बीच जो एक संबंध होता है वो प्लेसेंटा से होता है, और जिससे ही शिशु को पोषण प्राप्त होता है, वो माँ के पेट से जो पोषण मिलता है बच्चे को, वो प्लेसेंटा नामक रचना से मिलता है, जिसको अपरा भी कहते हैं बच्चों, अपरा भी कहते हैं, हिंदी में इसे अपरा कहते हैं। प्लेसेंटा से पोषण मिलता है, ठीक है। अब रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ों में होता है। रक्त का शुद्धिकरण फेफड़ों में होता है। यकृत में तो नहीं होता, वृक्क में नहीं होता, मेजरली हृदय में भी नहीं होता, हृदय पंप करता है। मेजरली यहाँ पर ऑक्सीजनेशन जो होता है, जो रक्त ऑक्सीकृत होता है, वो फेफड़ों में होता है। रक्त से अशुद्धियाँ तो
किडनी में छानी जाती हैं, लेकिन जो ऑक्सीकरण होता है, जो शुद्धिकरण होता है, मुख्य रूप से हम कह सकते हैं कि वो फेफड़ों में होता है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही है। मानव हृदय में कोष्ठ की संख्या कितनी होती है? तो 2 आलिंद और 2 निलय। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या, मानव हृदय ह्यूमन हार्ट में चैम्बर कितने होते हैं? 4 होते हैं। 2 आलिंद, 2 निलय, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल। मनुष्य में प्रमुख उत्सर्जी अंग क्या है जिससे उत्सर्जन होता है? क्या है? वृक्क है, किडनी है, 2 किडनियां होती हैं। मूत्र का निर्माण कहाँ होता है? तो मूत्र का निर्माण भी किडनी में होता है, वृक्क में होता है। हृदय में तो होता नहीं है, स्प्लीन में तो होता नहीं है, यकृत में तो होता नहीं है, तो ये वृक्क में होता है। ये बी वाला ऑप्शन सही है। अब बच्चों यहाँ पर लिखने वाले प्रश्न, अब ये OMR शीट आपने 20 नंबर की भर ली, अब आपको मिलेंगे वहाँ पर लिखने के लिए एक कॉपी दी जाएगी और उसमें आपको ये हल करना है। तो स्नेल का नियम 4 नंबर में पूछा गया है। 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर एक वस्तु रखी है, इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो। 4 नंबर का न्यूमेरिकल। नेत्र की समंजन क्षमता बच्चों जरूर पढ़ के जाना, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड सभी में आता है। नेत्र की समंजन क्षमता पढ़ के जाना ही जाना है। 4 नंबर का प्रश्न। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न क्या है कि किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है। इस दोष को सही करने के लिए, संशोधित मतलब सही करने के लिए आवश्यक लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी? अब ये न्यूमेरिकल अगर आपको नहीं आता, 6 नंबर का ये न्यूमेरिकल अब नहीं समझ में आ रहा है, तो अथवा यानी कि ये भी आप कर सकते हैं थ्योरी का क्वेश्चन। वर्ण विक्षेपण से क्या तात्पर्य है? सूर्य के प्रकाश में स्पेक्ट्रम में विभिन्न वर्ण क्यों प्राप्त होते हैं? तो वर्ण विक्षेपण जब हम प्रिज्म से किसी श्वेत प्रकाश की किरण को गुजारते हैं तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, जो मैंने आपको बताया था विबग्योर करके। ठीक है, सबसे नीचे बैगनी, सबसे ऊपर लाल। तो यही घटना प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहलाती है। सूर्य के प्रकाश से ये जो रंग प्राप्त होते हैं इसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो श्वेत प्रकाश की किरण होती है 7 भागों में डिवाइड हो जाती है, बट जाती है प्रिज्म के द्वारा। अब रसायन विज्ञान देखो, रसायन विज्ञान ध्यान से देखना। रसायन विज्ञान विस्थापन अभिक्रिया पूछी गई है 4 नंबर में। विस्थापन अभिक्रिया, समीकरण संतुलित करना है, 2 समीकरण 2 2 यानी 4 नंबर में 2 समीकरण संतुलित करना है। बड़े आसान समीकरण है। N2 + 3H2, N2 + 3H2 क्या बन जाएगा? 2NH3, 2NH3 दोनों तरफ ये अभिक्रिया चलती है। ठीक है, 2H2 + Cl2 क्या बन गया? 2HCl बन गया। ध्यान से देखना, दोनों समीकरण संतुलित हो जाएंगे। N2 यहाँ पे 3 लगाना है और यहाँ पे 2NH3 बन जाएगा। नहीं अगर संतुलित करना आता है तो एक विलयन है जिसकी सांद्रता 10⁻⁴ मोल प्रति लीटर है। इस विलयन का pH मान निकाल दो। pH मान निकालना आता है तो pH मान आप निकाल के इसको रखेंगे। 4 नंबर का न्यूमेरिकल है। नेक्स्ट है हमारे पास दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है कि निम्न पर टिप्पणी करना है। ऑक्सीकरण क्या होता है? जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया होती है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन इसे कहते हैं। अम्ल क्या है? जो जलीय विलयन में H पॉजिटिव देते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं, जैसे HCl, H2SO4, H2SO4 और HNO3। ये कौन से अम्ल हैं? ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है और ये नाइट्रिक अम्ल है। अब नहीं आता तो बेकिंग सोडा बनाने की विधि और रासायनिक समीकरण और उपयोग आप लिख सकते हैं। अगर ये तीनों नहीं करने हैं तो यहाँ पर फिर आप ये भी कर सकते हैं। अब जीव विज्ञान के प्रश्न में स्पाइरोगायरा में किस प्रकार का जनन पाया जाता है? 4 नंबर का प्रश्न। मुकुलन पर टिप्पणी कीजिए। बडिंग इसे कहते हैं, तो 4 नंबर का प्रश्न है। अनुवांशिकता किसे कहते हैं? 4 नंबर का प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय में एक प्रश्न करना है। एकल संकरण का वर्णन कीजिए। जो मेंडल के नियम है, एक संकरण का नियम, संकर का नियम, ठीक है, और स्वतंत्र परिवहन का नियम, उसमें जो एकल संकरण मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है बड़ा सिंपल सा, उसको आपको बनाना है और लिखना है। नहीं आता तो नर जनन तंत्र का सचित्र वर्णन करो। तो बड़े सरल प्रश्न है। अब इस तरह से देख सकते हैं कि 20 तो बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे जो कि OMR पर करना है, और फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और रसायन विज्ञान से 3 4 नंबर के प्रश्न आएंगे और एक 6 नंबर का प्रश्न आएगा।
4 का गुणा 3 में करेंगे 12 और 6 18 नंबर के ज़्यादातर प्रश्न यहाँ पर आपसे पूछे जाएंगे लिखने वाले, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से। तो इस तरह से पेपर सॉल्व करना, लिखने में भी बहुत कुछ ज़्यादा नहीं है। बहुविकल्पी प्रश्नों की अच्छी तैयारी करो और ये भी प्रश्न आपके आराम से हल हो जाएंगे बच्चों, बहुत ही आसानी से हल हो जाएंगे। इसके लिए भी आप मेहनत करो। मैं क्लास 10th साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो लाने वाला हूं जल्दी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सारे प्रश्न यहाँ पर बहुविकल्पीय हल हो गए हैं, तो पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। प्री बोर्ड, बोर्ड, हाफ ईयरली, ईयरली पेपर सभी 9 से 12 तक यहाँ पर मिलते रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करो। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो बच्चों डिस्क्रिप्शन में है, जाओ ज्वाइन करो, वहाँ पर इसका आपको पूरा ये पेपर मिलेगा। और भी सारे सब्जेक्ट के वहाँ पर पेपर मिलते रहते हैं। यूपी बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड्स के लिए, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, MP बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, सारे स्टेट बोर्ड्स के लिए सॉल्व करेंगे अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 का मॉडल पेपर SST क्लास 10 का। यूपी बोर्ड का ये पेपर है, लेकिन बाकी स्टेट बोर्ड्स में भी काम करेगा। इसको पूरा सॉल्व करेंगे जिससे आपके सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे और ये आपके एग्ज़ाम में आने की संभावना रहेगी। ये एक मॉडल पेपर है, कोड इसका B है। यहाँ पर 3 घंटे 15 मिनट आपको दिए जाएंगे। 70 नंबर का पेपर होता है, 30 नंबर की फाइल या प्रोजेक्ट बनता है। इसके बाद यहाँ पर देखो सामान्य निर्देश यहाँ पर लिखे हुए हैं कि प्रारंभ में 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं। प्रश्न पत्र 2 सेक्शन A और B में विभाजित है। 2 खंड हैं इसके। खंड A में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जो कि आपको OMR शीट पर करने हैं। OMR शीट पर आपको गोला, नीला या काला करना होता है, वो करना है। खंड बा में 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न है, वर्णनात्मक 1 और वर्णनात्मक 2, और मानचित्र के संबंधित 2 प्रश्न हैं यहाँ पर पूछे जाएंगे। SST क्लास 10 का ये पेपर, बने रहना वीडियो में लास्ट तक। इससे पहले आप ये वीडियो कौन से शहर या कौन से गांव से देख रहे हो बच्चों, कमेंट में ज़रूर लिखो। तो चलो सॉल्व करते हैं सबसे पहले OMR वाले प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न है कि पुनर्जागरण युग का अभ्युदय किस देश में हुआ था। पुनर्जागरण युग का अभ्युदय मतलब पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी। तो पुनर्जागरण की शुरुआत इटली में हुई थी। ये B वाला ऑप्शन या खा वाला विकल्प भी कह सकते हैं, सही है, हाईलाइट भी किया हुआ है, तो ये वाला ऑप्शन सही है, इटली में। नेपोलियन का संबंध किस देश से था। तो नेपोलियन का संबंध फ्रांस से था। C वाला या गा वाला ऑप्शन सही है। OMR में देखिए, OMR शीट में 4 ऑप्शन दिए होते हैं, 4 गोले A B C D करके दिए होंगे या फिर 1 2 3 4 करके दिए होंगे। इसी हिसाब से आप अपना विकल्प सेलेक्ट करके, अब जैसे का है तो A में भरेंगे, खा है सही तो B में भरेंगे, गा सही है तो C में, और घा सही है तो D वाला गोला काला या नीला बाल पॉइंट पेन से भरा जाता है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस कब लौटे। तो महात्मा गांधी लौटे थे 1915 ईस्वी में। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है। करो या मरो का नारा किसका था। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी का था। D वाला ऑप्शन सही है। आर्थिक महामंदी किस वर्ष प्रारंभ हुई थी। आर्थिक महामंदी 1929 में प्रारंभ हुई थी। झरिया किसके लिए प्रसिद्ध है। तो झरिया कोयला के लिए प्रसिद्ध है। आप कमेंट में बताना कि झरिया किस राज्य में है। झरिया जगह है, देखिए झरिया जो है वो एक जगह का नाम है। ये भारत के किस राज्य में, बिहार में है, झारखंड में है, या उड़ीसा में है, या किस प्रदेश में भारत के है, ये कमेंट में ज़रूर लिखना। अब देखो अगला प्रश्न है हमारे पास, अजैवीय संसाधन क्या है। तो पशु तो जीवित होते हैं, पौधे भी जीवित होते हैं, मछलियाँ भी जीवित होती हैं, चट्टानें अजीवित होती हैं, तो ये अजैवीय संसाधन हो जाएगा। कपास की खेती के लिए सबसे उचित भूमि कौन सी है, उचित मिट्टी कौन सी है। तो काली मिट्टी कपास के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है, सबसे अच्छी मानी जाती है। जो काली मिट्टी होती है वो कपास के लिए सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। बच्चों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है। निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है। तो ये तांबा है। देखिए अभ्रक अधातु है, पोटेशियम या पोटाश भी अधातु है, संगमरमर भी अधातु है, धातु नहीं है। धात्विक खनिज तांबा है। इसके बाद भूदान आंदोलन किसके द्वारा आरंभ किया गया था। तो भूदान आंदोलन विनोबा भावे ने आरंभ किया था। इन्होंने भूदान आंदोलन की शुरुआत की थी। लोकतंत्र में सत्ता किसके हाथों में होती है। तो लोकतंत्र में सत्ता जनता के हाथों में होती है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं।
अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में भारतीय संघ में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कमेंट में आप लिखो सभी 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो बच्चों। इससे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और बाकी बच्चों को भी पता चल जाएगा कि 8 केंद्र शासित प्रदेशों के नाम क्या हैं भारत में। भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं या भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो भारत में 28 राज्य हैं। इसके बाद बात करें, सामाजिक विभाजन अधिकांशतः किस पर आधारित होता है? तो सामाजिक विभाजन जन्म पर आधारित होता है। जिसका जन्म जिस सामाजिक स्तर में होता है वह उसी सामाजिक स्तर का प्राणी बन जाता है, उसी सामाजिक स्तर का मनुष्य बनता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत में जनगणना कितने साल बाद होती है? तो भारत में जनगणना का मतलब है कि हमारे देश में जितने भी व्यक्ति हैं उनकी गिनती की जाती है, उनकी संपत्ति की गिनती की जाती है, उनके घरों में क्या क्या सामान। लेकिन जनगणना का मतलब जनों की गणना, यानी लोगों की गणना कि भारत में कितने लोग रहते हैं, तो वो और भी डेटा कलेक्ट किया जाता है। लेकिन जनगणना का मतलब ये है कि लोगों को गिनना। तो 2011 में जनगणना हुई थी। जनरली 10 साल के बाद जनगणना कराई जाती है, तो 10 वर्ष। निम्नलिखित में से कौन सा विकसित देश है? तो ये तो विकासशील देश है। भारत भी विकासशील है, बांग्लादेश भी विकासशील, लेकिन फ्रांस जो है वो विकसित देशों में आता है, तो ये विकसित देश है। निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? प्रति व्यक्ति आय का मतलब जीडीपी जो है, ठीक है, वो किस राज्य की सबसे ज़्यादा है? तो प्रति व्यक्ति आय यानी कि हर व्यक्ति पर आय जो पड़ती है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। आय का मतलब इनकम यानी कमाई, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा किस राज्य की है आपको बताना है। हरियाणा, बिहार, राजस्थान या मेघालय। इसका उत्तर नहीं मिला है, सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। निम्नलिखित में से किसे कृषि क्षेत्रक कहते हैं? निम्नलिखित में किसे कृषि क्षेत्रक कहते हैं? या इस प्रश्न को इस तरह से होना चाहिए कि कृषि किस क्षेत्रक में आता है? तो कृषि प्राथमिक क्षेत्रक में आता है, ठीक है। कुछ क्षेत्रक होते हैं जैसे प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक। अलग अलग गतिविधियां, अलग अलग कार्य अलग अलग क्षेत्रकों में आते हैं। भारत में जीविका का प्रमुख साधन क्या है? मतलब भारत में रोजी रोटी का यानी कमाई का प्रमुख साधन क्या माना जाता है, प्रमुख स्रोत क्या माना जाता है? तो खेती पाती यानी कृषि माना जाता है। लास्ट बहुविकल्पी प्रश्न है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी जिनेवा में। कहाँ हुई थी? जिनेवा में हुई थी। अब वर्णात्मक प्रश्न आ गए हैं खंडवा। अब यहाँ तक तो ये आपको OMR पर करना था, लेकिन यहाँ से आपको एक जो कॉपी मिलेगी उसमें इसके उत्तर लिखना है, ठीक है। तो खंड बा में बच्चों आपको लिखने वाले प्रश्न आएंगे वर्णात्मक 1 और वर्णात्मक 2 वाले सेक्शन में। एग्जाम्स विद MS यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर आपको क्लास 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12 के हाफ ईयरली, ईयरली, प्री बोर्ड और बोर्ड के मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लगातार मिलते रहते हैं। तो तुरंत से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन भी दबा देना ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो वर्णात्मक में देखो सबसे पहला प्रश्न पूछा गया है वर्णात्मक 1 में, ये कॉपी पर लिखे जाएंगे। फ्रांस की क्रांति कब हुई, इसका मुख्य कारण क्या था? तो बच्चों फ्रांस की क्रांति जो हमारे SST के चैप्टर 1 में है फ्रांस की क्रांति, उसके बारे में हमें 4 नंबर में पूछा गया। अगर नहीं आता है तो एक आपको विकल्प है जलियांवाला बाग कांड पर आप लिख सकते हैं, कोई एक करना, या तो फिर ये या फिर जलियांवाला बाग या फिर फ्रांस की क्रांति वाला। इसके बाद खादर और बांगर क्या होता है इसको समझाना, ये 4 नंबर का नहीं आता है तो भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं लिखो। तो भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं आपको बतानी है। लोकतंत्र की मुख्य विषय, भाई ये क्वेश्चन तो आपको याद करके जाना ही जाना है। लोकतंत्र की 3 विशेषताएं कम से कम आपको याद करनी है। 100% ये आता ही आता है, हाफ ईयरली में भी, ईयरली में भी और बोर्ड में भी। अथवा में एक विकल्प है हमारे पास कि भाषीय आधार पर भारत में राज्यों का निर्माण कैसे किया था, संक्षेप में बताइए। इसके बाद आर्थिक विकास से क्या समझते हो, नहीं आता है ये वाला, तो निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखो। कोपरा COPRA 1986 ISO, ठीक, इस पर आपको टिप्पणी लिखनी है। अब वर्णात्मक सेकंड जो है ये लगभग, जो वर्णात्मक फर्स्ट में था उसमें 80 शब्दों में आपको उत्तर देना था, लेकिन वर्णात्मक 2 में आपको 150 शब्दों में उत्तर देना है। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया बताइए, नहीं आता ये वाला, तो भारत छोड़ो आंदोलन पर संक्षिप्त लेख लिखो। कोई एक करना है, इसमें से या फिर इसमें से। मृदा अपरदन से क्या अभिप्राय है, मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन करो। 6 नंबर का प्रश्न है, 150 शब्दों में इसका उत्तर लिखा जाएगा। नहीं आता तो जल प्रदूषण क्या है, इसे दूर करने के उपाय आपको बताने हैं।
इसके बाद संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताएं लिखिए। नहीं आता संघवाद वाला तो सांप्रदायिकता लोकतंत्र के लिए क्यों नुकसानदेह है, क्यों घातक है। राष्ट्रीय आय तथा प्रति व्यक्ति आय में क्या अंतर है। राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय में क्या अंतर है। भारत में वैश्वीकरण का प्रभाव समझाइए। इसमें और इसमें में से एक प्रश्न हल करना है। तो ये पूरा पेपर था। इसके बाद मानचित्र मिलेगा, एक इंडिया का मानचित्र, उसमें आपको क्या दिखाना है। जहाँ ताजमहल स्थित है तो आगरा में है। यूपी में आप निशान बनाएंगे जो भी चिन्ह बताया जाए। वह स्थान जहाँ जलियांवाला हत्याकांड हुआ था तो पंजाब में जलियांवाला बाग में ये कांड हुआ था। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा तो डांडी गुजरात नामक स्थान में। वह स्थान जहाँ गांधी जी का जन्म हुआ पोरबंदर गुजरात में। वह स्थान जहाँ कुतुब मीनार है तो दिल्ली में। इसके बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी, आपको उत्तर प्रदेश की राजधानी इस चिन्ह से दर्शाना है। लखनऊ है। किसी परमाणु ऊर्जा केंद्र, इस चिन्ह से बताना है। हीराकुंड बांध, इस चिन्ह से जल झील, इस चिन्ह से महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, इस चिन्ह से। तो मानचित्र पर बना देना, इसके भी आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। मानचित्र भरने के लिए एक वीडियो मैं आपको जल्द ही लाने वाला हूँ, तो चैनल पर बने रहना बच्चों। तो ये पूरा पेपर था हाफ ईयरली में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोड अगर मिलता है तो कभी कभी ये पूरा सेम पेपर भी आपका आ सकता है। यूपी बोर्ड का ये पेपर था, लेकिन बाकी बोर्ड जैसे उत्तराखंड बोर्ड, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड और हरियाणा बोर्ड, सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इन्हें सॉल्व करके ज़रूर जाना अपने हाफ ईयरली एग्ज़ाम में। इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करो। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसी के अकॉर्डिंग आपका पेपर आता है। इसी तरह से आता है, बिल्कुल सेम आएगा ऐसा नहीं कहा जा रहा, लेकिन इसी तरह से आता है और इससे आप अपनी तैयारी को अच्छा बना सकते हो। बाकी सारे सब्जेक्ट के पेपर आ रहे हैं क्लास 10th के, तो ज़रूर सब्सक्राइब करो। 9th, 11th, 12th के भी आ रहे हैं। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना नाम कमेंट में ज़रूर लिखना और अगर कोई सुझाव हो तो वो भी कमेंट में ज़रूर बताना बच्चों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। गुड लक फॉर योर फ्यूचर का एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल पर आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हाफ ईयरली मैथ क्लास 10th का पेपर। हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी कर रहे बच्चों के लिए ये मॉडल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक देखना है आपको कि हाफ ईयरली जो कि प्री बोर्ड और बोर्ड के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपके सभी प्रश्न मिल जाएंगे। तो हाफ ईयरली में कैसा पेपर आता है, यूपी बोर्ड का ये पेपर है। कहाँ का है, यूपी बोर्ड का है बच्चों ये पेपर, लेकिन सभी स्टेट बोर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें आपको मिल जाएंगे, जैसे एमपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तराखंड बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, हरियाणा बोर्ड, गुजरात बोर्ड, सभी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। कोड इसका ए है। 70 नंबर का पेपर होता है यूपी बोर्ड में। 30 नंबर की आपका प्रैक्टिकल या फाइल बनती है, प्रोजेक्ट वर्क। 3 घंटे 15 मिनट में सॉल्व करना है। निर्देश है कि प्रारंभ में 15 मिनट प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ और बा में विभाजित है, मतलब इसके 2 सेक्शन हैं। खंड आ की बात की जाए तो 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न है, मतलब OMR शीट पर आपको इसके उत्तर देने हैं। जो 20 प्रश्न बहुविकल्पीय हैं, मतलब 4 ऑप्शन दिए होंगे, सही ऑप्शन सेलेक्ट करके लिखना है। OMR शीट पर इनका उत्तर दिया जाएगा। और जबकि खंड बा में यानी सेक्शन बी में 5 प्रश्न वर्णनात्मक हैं, जिन्हें उत्तर पुस्तिका पर हल करना है, कॉपी पर हल करना है बच्चों। जो सेक्शन बी है उसको कॉपी पर हल करना है। सेक्शन ए यानी कि खंड का जो है खंड आ जो है उसको OMR पर करना है, और बा को जो सेक्शन बा है या सेक्शन बी कह लो उसको कॉपी पर सॉल्व करना है। प्रत्येक खंड 3 उपखंडों का, खा और गा में विभाजित है। प्रत्येक प्रश्न अनिवार्य है, ठीक है, प्रत्येक प्रश्न अनिवार्य है। प्रश्नों के सामने अंक लिखे हुए हैं, मतलब कौन सा प्रश्न कितने अंक है। प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप ये बताओ, ये वीडियो आप कौन से स्टेट से भारत के देख रहे हो, कौन से शहर कौन से गांव से देख रहे हो। अपने शहर, गांव और प्रदेश का नाम कमेंट में ज़रूर लिखना। वीडियो को लाइक कर दो। चलो सबसे पहले हम देखेंगे OMR प्रश्न। तो खंड आ में देख लेते हैं। 20 प्रश्न जो पूछे गए हैं, परिमेय संख्या के बारे में पूछा गया है। इस पेपर का सॉल्यूशन हम बहुत जल्दी लाने वाले हैं दोस्तों। बच्चों हम पेपर को पूरी तरह से कॉपी पेन पर सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको हाफ ईयरली एग्जाम की तैयारी के लिए मॉडल पेपर दिखा रहा हूँ कि बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में हाफ ईयरली का पेपर कैसा आता है। तो परिमेय संख्या क्या होती है, a² b³ + a³ b³ का लासा पूछा गया है। इसके बाद कौन सी अपरिमेय संख्या है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे बच्चों, जो सही हो, जो आपको हल करके क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करके उसको OMR शीट पर भरना है।
अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, किसी पूर्णांक m के लिए समपूर्णांक का रूप क्या होगा? दो चरों वाले असंगत समीकरणों का युग्म हल क्या होता है? तो यहाँ पे ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए हैं, जो ऑप्शन सही हो उसको आपको ओए मार्कशीट पर भरना है। ये 20 प्रश्न आपको सबसे पहले दिए जाएंगे। दोस्तों एग्जाम्स विद एमएस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो। यहाँ पर क्लास 10, क्लास 9, 11, 12 के सभी पेपर आपको मिलने वाले हैं। मॉडल पेपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, प्री बोर्ड, बोर्ड, हाफ ईयरली और ईयरली एग्जाम के लिए। यदि रैखिक समीकरणों का कोई युग्म असंगत हो तो इसके आलेख की रेखाएं क्या होंगी? इसके बाद यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं बच्चों। इनको आपको अच्छे से सॉल्व करना है, इसी के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करो, इसी के जैसा पेपर आपका आ सकता है। और ऐसे ही प्रश्न इंपॉर्टेंट सारे हैं प्रश्न, तो इनको सॉल्व करके ज़रूर आपको जाना है। देखो यहाँ पर ये सभी 20 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जो कि ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री और बीजगणित, यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, जो कि आपका सिलेबस होता है बच्चों। तो यहाँ पर ये कुल 20 प्रश्न पूछे गए हैं मैथ में, क्लास 10 की मैथ में, यूपी बोर्ड का ये पेपर है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18, 19 और 20 यानी कि 20 बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर समाप्त हो जाते हैं। इनको अच्छे से आपको सॉल्व करना है, इसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी करनी होती है। अब दोस्तों देखो ये बात है कि अगर कोड मिल जाता है, जैसे इस पेपर का कोड ए है, तो बिल्कुल पेपर भी सेम आ जाता है कभी कभी। लेकिन अगर नहीं भी आता है तो ये सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये एक मॉडल पेपर है, इसको मॉडल पेपर की तरह सॉल्व करना और इससे अपनी प्रैक्टिस करके जाना, तो ऐसे ही मिलते जुलते प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम पेपर आप पूछते हो कमेंट में कि बिल्कुल सेम पेपर आएगा या नहीं आएगा, तो बिल्कुल सेम आ भी सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता बच्चों। मॉडल पेपर सॉल्व करोगे तो आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। अब सेक्शन बी यानी खंड बा में जो प्रश्न आपको कॉपी पर लगाने हैं, 5 खंडों को हल करना है। सबसे पहले 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन द्वारा HFC ज्ञात करना है। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के 17/18 का दशमलव में प्रसार करना है। अगला प्रश्न है के स्मॉल के किस मान के लिए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं? ये 2 समीकरण हैं। इसके बाद है कैपिटल के किस मान के लिए इन 2 समीकरणों के मूल समान है? इस समीकरण के मूल समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समकोण त्रिभुज ABC में कोण C क्या है? 90 अंश है। BC बराबर AC, तो सिद्ध कीजिए AB² बराबर 2AC²। पाइथागोरस वाले से लग जाएगा। सिद्ध कीजिए कि बिंदु 1.5, 2.3 और -2.11 कैसे हैं? संरेख हैं। कैसे हैं? संरेख हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, 3 खंडों को इसमें आपको हल करना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में कितने करना थे? 5 करने थे, और ये प्रश्न 2 नंबर का था। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन नंबर 2 में 3 खंड करने, सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC में ABC अंतःकोण है, तो sin B + C/2 बराबर cos A/2 होगा। तो ये त्रिकोणमिति का प्रश्न है। सिद्ध कीजिए कि √5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है बच्चों? अपरिमेय संख्या। ये आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है कॉपी पर आपको सॉल्व करके। समीकरण युग्म यानी समीकरण जोड़ा x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 को ग्राफीय विधि से हल करना है। इसको आपको ग्राफीय विधि से हल करना। सरल रेखा समीकरण वाले ये चैप्टर का प्रश्न है। आगे देखते हैं कि कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। नेक्स्ट है हमारे पास घा है, दूसरे का घा है कि द्विघात समीकरण 2x² + x - 4 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर हल करो। 4 नंबर का प्रश्न। अब प्रश्न संख्या 3 में कोई 3 खंड हल करने हैं। तो सबसे पहला तो ये दिया है कि एक त्रिभुज है PQR और त्रिभुज ABC में OP, OQ तथा OR इस प्रकार है कि AB, ठीक है, समानांतर है PQ के, ठीक है, तथा AC समानांतर है PR के। तो दर्शाइए कि BC समानांतर है QR के। तो इस तरह का ये प्रश्न हमारा ज्योमेट्री से पूछा गया है, ये आपको सॉल्व करना है। इसके बाद बिंदु हैं A बराबर 2, -1, B बराबर 3, 7 को जोड़ने वाले रेखाखंड को रेखा 2x + y - 4 बराबर 0 किस अनुपात में काटती है? वही सरल रेखा समीकरण, ये वाला आपका चैप्टर यहाँ पे आता है। और गा में एक प्रश्न दिया है 1/a + b + x बराबर
1/a प्लस 1/b प्लस 1/c आएगा। ये आपको सिद्ध करना, सॉरी हल करना है, इसको हल करना है, ये समीकरण हल करना है, 4 नंबर का है। वज्र गुणनखंड विधि से आपको ये समीकरण हल करना है, x/a प्लस y/b बराबर 2, तो ax माइनस by बराबर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कोई केवल एक खंड करना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा दिखाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9 मीटर प्लस 1, 9m 9m प्लस 1 तथा 9m प्लस 8 के रूप होता है। ये आपको बताना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा। एक करना है, अगर ये नहीं आता तो ये कर सकते हैं। 6500 रुपये के सामान को कुछ लोगों में बांटा गया और 15 व्यक्ति होते तो प्रत्येक व्यक्ति को 30 रुपये कम मिलते। व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 में भी कोई एक खंड ही करना है। सिद्ध करना है कि एक समचतुर्भुज, कैसा चतुर्भुज, समचतुर्भुज में उसकी भुजाओं पर वर्गों का योग उसके विकर्णों पर बने योग के बराबर होता है। और नहीं आता अगर ये वाला, तो यदि समांतर चतुर्भुज के शीर्ष a कितना है 6,1, b कितना है 8,2, 8,2 और c क्या है 9,4 हो तो d के निर्देशांक x, y ज्ञात कीजिए, जबकि चरों के शीर्ष इसी क्रम में हैं। तो ये पूरा पेपर था बच्चों। पेपर इसमें दिखाया है, सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में आ जाएगा। कमेंट करो कि आपको इसका पूरा सॉल्यूशन चाहिए, तो उसका सॉल्यूशन आपको पूरा प्रोवाइड कराया जाएगा। बाकी इस पेपर के अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करो, इसको सॉल्व करके अपने एग्जाम में, हाफ ईयरली एग्जाम, प्री बोर्ड, बोर्ड में ज़रूर जाना। ये सारे के सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम में आ सकते हैं बच्चों। तो इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करो। देखो बच्चों, बिल्कुल सेम पेपर नहीं भी आता है, कभी कभी आ भी जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको एक पेपर ऑनलाइन मिल जाए और आप उसी को सॉल्व करके जाओ और वही पेपर आपका पूरे एग्जाम में चमक जाए, ऐसा नहीं होता। आप कई मॉडल पेपर सॉल्व करो, जिससे आपकी तैयारी अच्छी होती जाएगी और आप अच्छे से फिर अपने पेपर को, चाहे वो बोर्ड का हो चाहे प्री बोर्ड का हो, क्लास 10th मैथ का पेपर अच्छे से बच्चों सॉल्व कर पाओगे। बाकी सॉल्यूशन तो आते रहेंगे, बाकी सब्जेक्ट के पेपर भी आ चुके हैं।